हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वाली वीडियो से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए थे, और हम लेमिलर मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेमिलर मॉडल वाज गिवन बाय द डैनियल एंड डेवसन, एंड लेटर ऑन that model was given by the Robertson, who also gave the unit membrane model. But in today's video we study about the fluid mosaic model, which is the most recent model of biomembrane, and this model was given by two scientists, Singer and Nicholson, in 1972. This is the most recent model of biomembrane, and this was given by two scientists, Singer and Nicholson, in 1972. ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या होता है कि देयर विल बी नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन टू लेयर ऑफ प्रोटीन्स देयर विल बी ए बाई लेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट। Protein may be present outside, protein may be present inside, protein may be present as a transmembrane protein. तो that means कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं उन दोनों का मोजाइक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल इस तरीके से ये एक प्रोटीन की लेयर हो गई, ये एक लिपिड की लेयर हो गई, ये फिर प्रोटीन की लेयर हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लिपिड की बाई लेयर होगी जिसपे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, और इसी के मेम्ब्रेन की इसी स्ट्रक्चर को एक फ्रीज इचिंग टेक्निक है उसके थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया था कि रियल में जो प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडमली है, और इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज द मोजाइक पैटर्न ऑफ बोथ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। सेकेंड थिंग, जो मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट सॉलिड बट क्वासी फ्लूइड। हम ये भी नहीं कह सकते कि मेम्ब्रेन इज टोटली फ्लूइडिक इन नेचर और मेम्ब्रेन इज टोटली सॉलिड, बट इट इज क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है मेम्ब्रेन, एंड दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल शोज द सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन लाइक इट्स डायनामिक नेचर, like its repairing nature and ability to expand or contract, and it grows during the cell growth and cell division, its secretion, its endocytosis, formation of intercellular junction. All of these property of plasma membrane is just because of its quasi fluid. अगर ये solid structure की होती तो it will not be able to expand or contract. It will not be able to grow itself during the cell division. Neither endocytosis will be possible if it will be solid, और neither it will repair itself. तो क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंडोसाइटोसिस की है, सिक्रीशन की है, एक्सपेंशन की है, कॉन्ट्रैक्शन की है, ग्रो करने की है, रिपेयर करने की है। ये सब किस वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ इट्स क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग क्या था, सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ, या फिर हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बायोमेम्ब्रेन डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स की और प्रोटीन की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, बट इट इज द मोजाइक। मोजाइक का मतलब रैंडम पैचेज में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, इट इज द मोजाइक ऑफ दीज टू मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन का मोजाइक पैटर्न होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड थिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज नॉट सॉलिड बट इट इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। किस नेचर की होगी बेटा, क्वासी फ्लूइड नेचर की होगी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स क्वासी फ्लूइड नेचर के ही कारण इट इज एबल टू रिपेयर। इसकी जो रिपेयरिंग पावर है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने की पावर है, इसके ग्रो करने की पावर है, सिक्रीशन की पावर है, एंडोसाइटोसिस की प्रॉपर्टीज हैं। दिस ऑल प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वासी फ्लूइड नेचर, और ये क्वासी फ्लूइड नेचर किसका होता है, बायोमेम्ब्रेन का होता है। ये बातें बेटा किसने बताई, ये बातें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की गई। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या कहते हैं कि इसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स एक बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे,
और उन बाई लेयर्स की फॉर्म में एक जैसे कि लेमिलर मॉडल में थे। लेमिलर मॉडल में क्या बताया गया था बेटा कि बीच में बाई लेयर होती है लिपिड्स की और ऊपर और नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स होंगे। तो लिपिड्स तो लेमिलर मॉडल की तरह यहाँ पे बाई लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, विस्कस बाई लेयर में, लेकिन जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एंड सम आर ऑल्सो एज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट दी जाती है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक लिपिड का समुंदर है और उसके अंदर आइस के गोले जैसे पड़े हों, वो किसके हैं, प्रोटीन्स के। समझे स्टेटमेंट को कि प्रोटीन्स एज ए सी बर्ग इन द प्रोटीन एज द आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स। ये स्टेटमेंट किसने दी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने ही दी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, एक विस्कस बाइलेयर की फॉर्म में होंगे जैसे कि लेमिलर मॉडल में थे, और जो प्रोटीन्स हैं वो इंटरनल, एक्सटर्नल और एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, तीनों तरफ प्रेजेंट होंगे। एंड देयर अरेंजमेंट लुक्स लाइक, किस तरीके की अरेंजमेंट होती है बेटा उनकी, एंड अरेंजमेंट लुक्स लाइक एज प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। तो कई बार ये स्टेटमेंट दी जाए, भाई ये स्टेटमेंट कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग थी, तो ये स्टेटमेंट दी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया बेटा कि जो प्रोटीन्स हैं वो इंटरनल भी होते हैं, वो एक्सटर्नल भी होते हैं और वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो इंटरनल साइड में होंगे उनको नाम दिया जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन which are present inside the lipid bilayer। एक होंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटसाइड द लेयर प्रेजेंट होंगे, और जो विद इन द लेयर प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को बेटा हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज टनल प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट थी कि जो बायो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। दैट मीन्स कि ये मान लो ये बायो मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू सब्सटेंस कुछ जा सकते हैं, कुछ बाहर आ सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो किस तरीके से जाते हैं, तो उनके लिए जो टनल्स बनाने वाले, जो चैनल्स बनाने वाले होते हैं, जो सब्सटेंस को मूव करवाते हैं, वो यहाँ पे ये टनल प्रोटीन्स होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। जो तीसरा टाइप मैंने नाम दिया गया है ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन, ये इसके सेमी परमिएबल नेचर को भी एक्सप्लेन करते हैं। 1 बाय 1 हम सारे के सारे प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से काम करते हैं। एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग बायो मेम्ब्रेन का। तो बेटा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग बायो मेम्ब्रेन का। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, इस लिपिड की बाइलेयर में ये हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं इसकी दोनों तरफ, और इनसाइड में इनकी टेल होगी जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, सॉरी हेड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बिल्कुल आउटसाइड होंगे जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया है, कुछ बिल्कुल इंटरनल होते हैं जिनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और कुछ ऐसे जो आउटसाइड और इनसाइड पूरे ऊपर से नीचे तक होंगे जिनको हम टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको बल्क में देखते हैं बड़े, तो एक फ्रीज इचिंग टेक्निक है, उसमें क्या किया जाता है कि बायो मेम्ब्रेन को बिल्कुल सॉलिड करके एक शार्प नाइफ की हेल्प से कट किया जाएगा, तो उसका टीएस देखा जाता है लेटरल साइड में। सपोज करो कि बायो मेम्ब्रेन में इसको ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट करने के बाद आपको ये वाला सामने वाला फ्रंट पोर्शन दिखेगा, तो उसमें क्या दिखेगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो ये हाथ है, इसको हाथ हम यहाँ से बीच में से कट कर दें, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं भाई, बोन है, कैविटी है, ब्लड वेसल, जो सब दिखनी शुरू हो जाएंगे ना। इसी तरीके से मान लो ये बायो मेम्ब्रेन है पूरी, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, तो कट करने के बाद क्या देखा गया कि लिपिड किस तरीके से बाइलेयर है। यहाँ पे ये लिपिड के सारे हेड आपको दिख रहे हैं, बुक के अंदर अच्छे से दिया हुआ है, डायग्राम एक बार आप चेक कर लें। यहाँ पे टनल प्रोटीन दिया हुआ है, इस टनल प्रोटीन के ऊपर ये ओलिगोसैकेराइड्स की चेन लगी हुई होती है। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स से प्रोटीन के साथ में जुड़ जाते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ओलिगोसैकेराइड है ये कहीं कहीं पे रिसेप्टर का काम करते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इनके साथ में
प्रोटीन्स के साथ में और कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी होती है, कहीं फिर लिपिड्स के साथ में भी कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। तो ये बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक आउटर साइड की लेयर में प्रेजेंट है या इनर साइड की लेयर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी वजह से हमने क्या नाम दिया था, इसको मोज़ाइक मॉडल नाम दिया गया कि बायोमेम्ब्रेन इज द मोज़ाइक पैटर्न ऑफ बोथ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। तो बेटा इसमें आप क्या देखते हैं, मैंने आपको प्रोटीन बताया स्ट्रक्चर के अंदर कि 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, टनल प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन। तो इनमें से जो टनल प्रोटीन है वो चैनल बनाते हैं किस चीज़ के लिए, सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए। दे फॉर्म द चैनल फॉर द पासिंग ऑफ द वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, उनके थ्रू वो पास करते हैं। दूसरी बात, जो डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं उनके लिए वो सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं कि कुछ सब्सटेंस को वो अलाउ करते हैं, कुछ को वो नहीं करते। तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन अलग अलग टाइप के आयंस के लिए फॉर्म होते हैं कि इनसे ये वाले आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इनसे ये वाले आयंस मूव कर सकते हैं, इससे ये वाले सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब कुछ के लिए परमिएबल और कुछ के लिए वो इम्परमिएबल, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रोटीन है वो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्सटेंसिव के बजाय मोर साइटोसोलिक साइड में ज़्यादा होते हैं ये वाले प्रोटीन्स। ये फॉस्फोलिपिड हेड के साथ में तो कोविलेंटली अटैच होंगे और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उनके साथ ही नॉन कोविलेंटली अटैच होंगे। जैसे कि मान लो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी, यहाँ पे ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ये बीच में से क्या जा रहा है भाई, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इनके साथ में इनका जो अटैचमेंट होगा वो नॉन कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा, और जो फॉस्फोलिपिड के हेड के साथ में वो कैसा है, कोविलेंट अटैचमेंट है, ठीक है। और इनकी वजह से, इन एक्सटेंसिव प्रोटीन की वजह से ही एक मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे कि मान लो एक्सटेंसिव प्रोटीन है, उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स बने हुए हैं, कुछ रिसेप्टर्स की फॉर्म में है। मान लो स्पेसिफिक हार्मोन्स है वो इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगा, तो वो जो स्पेसिफिसिटी है उनकी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे या फंक्शन के बिहाफ पे, वो इसी एक्सटेंसिव प्रोटीन की वजह से है कि कौन सी मेम्ब्रेन कैसा काम करेगी, कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर किसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो इन्हीं एक्सटेंसिव प्रोटीन की वजह से ही उसकी स्पेसिफिसिटी डिसाइड होती है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो अलग अलग डेप्थ तक इंटरनल प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि मेम्ब्रेन के बहुत इंटरनल बहुत लंबे डेप्थ तक प्रेजेंट हो सकता है कि कम डेप्थ तक हो सकता है कि विद इन प्रोटीन्स के साथ में, लिपिड्स के साथ में वो प्रेजेंट हो। बट उनके बीच में, और जो लिपिड्स की बाइलेयर है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू वो लिपिड बायोमोलिक्यूल्स के साथ में अटैच होंगे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर के साथ में प्रेजेंट हैं और किस किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में वो उनसे अटैच हैं। अब बात आती है लिपिड्स की बाइलेयर की। लिपिड्स बाइलेयर, तो उसके अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होंगे वो आपको पता ही है कौन से लिपिड्स होते हैं भाई, फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होंगे। ये ही हमने लेमिलर मॉडल के अंदर बताया था कि ये फोस्फोलिपिड है, इनके पास हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। अब ऐसे सब्सटेंस जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, हाइड्रोफिलिक पावर भी हो और हाइड्रोफोबिक पावर भी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, एम्फीपैथिक नेचर का कहते हैं उन्हें हम। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या होता है, विच हैविंग द 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वाटर रिपेलिंग एज वेल एज वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। ये फोस्फोलिपिड है जो बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं और उसी बाइलेयर के अराउंड इंटरनल, एक्सटर्नल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स आपको बताए गए हैं बायोमेम्ब्रेन के अंदर, वो प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। उनमें से बहुत सारे एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, बहुत सारे चैनल्स की तरह काम करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो प्रोटीन्स आपको बताए हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं और उन एंजाइम्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो परमिएज की तरह काम करते हैं। जो परमिएज होंगे वो किस में रोल प्ले करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके थ्रू सब्सटेंस का मूवमेंट होता है बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिन्हें हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सेकेंडली दे ऑल्सो एक्ट एज द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो कुछ सब्सटेंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि जिसमें हम मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एक्टिव होगा और हाई कंसंट्रेशन से लो
कंसंट्रेशन जो अपने आप हो जाता है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो बेटा कैरियर प्रोटीन है वो डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रांसपोर्ट, ये 3 टाइप के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट होती है। सिम्पोर्ट के अंदर 2 सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट होगी लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर, वो एक ही डायरेक्शन में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। और एंटीपोर्ट के अंदर भी क्या होगा, 2 सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, कि एक सब्सटेंस आउटसाइड द सेल जा रहा है तो एक सब्सटेंस इनसाइड द सेल मूव कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एंटीपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कैरियर प्रोटीन से ये इनके अंदर रोल प्ले करेंगे। कुछ एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर का भी काम करते हैं। रिसेप्टर किस किस के लिए, कोई ऐसे रिसेप्टर का काम करेगा जिनके ऊपर हार्मोन्स बाइंड करेंगे। कुछ एक रिकॉग्नाइजेशन सेंटर, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो HIV नाम का वायरस है वो मैक्रोफेज और टी सेल को कुछ एक CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, CCR5 और ये रिसेप्टर, वो रिसेप्टर को पहचान के ही रिकॉग्नाइज करता है कि मैक्रोफेज सेल है या टी सेल है, तो वो किस में काम आता है, रिकॉग्नाइजेशन सेंटर के लिए। और कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के जो एंटीजेंस हैं वो कहाँ पे बाइंड करते हैं, इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे। तो ये रिसेप्टर बनाने वाले भी कौन होते हैं, ये प्रोटीन्स ही होते हैं बेटा। इसके अलावा कुछ एक एक्सटेंसिव प्रोटीन और लिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के ऊपर बाइंड करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई, ये ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिव प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और ये बाद में क्या बना देते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट भी बनाते हैं, सेल कोट, या फिर जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन। ये शायद आप लोगों ने बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर डिस्कस किया था हमने कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या करते हैं। ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड है, ये जो कॉन्जुगेटेड ओलिगोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड और प्रोटीन के साथ में प्रेजेंट है, ये रिकॉग्नाइजेशन सेंटर, ये रिसेप्टर का काम, साइट ऑफ अटैचमेंट, इन सब के अंदर इनका रोल होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे एविडेंस, ये सारे के सारे कुछ पोस्टुलेट्स थे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग थे। अब कौन कौन से एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिए गए हैं उनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो हम वो एविडेंस देखते हैं विच सपोर्ट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एविडेंसेस इन सपोर्ट। तो क्या क्या एविडेंसेस है बेटा, सबसे पहला तो जो फ्रीज इचिंग टेक्निक थी उसने इस बात को कंफर्म किया था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट बोथ इनसाइड आउटसाइड एज वेल एज ट्रांसमेम्ब्रेन। तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो फ्रीज इचिंग टेक्निक के थ्रू प्रूव हुआ था। सेकेंड थिंग कि ये वाला मॉडल था, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल है, नहीं है, कैसे है, क्यों परमिएबल है, इस बारे में भी ये बता पाया था। थर्ड था, इट अकाउंट्स फॉर द डायनामिक नेचर के बारे में इसने बताया, जो कि इसके क्विक रिपेयरिंग वाले नेचर को एक्सप्लेन करता है। और जो प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट है, इट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था, एक्सपेरिमेंटली लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन क्या एक्सप्लेन करता है कि फ्लूइडिटी पार्ट ऑफ द लिपिड्स, की लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के, फ्लूइडिटी पार्ट ऑफ नॉट प्रोटीन, यहाँ पे आएगा लिपिड्स, कि लिपिड्स का जो फ्लूइड पार्ट है उसी की वजह से प्रोटीन्स हैं वो लेटरल डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहे हैं। तो इस बात से ये भी कंफर्म हुआ था कि इसमें कुछ पार्ट फ्लूइड भी है, मतलब लिक्विड नेचर में भी और कुछ सॉलिड नेचर में भी, इसी वजह से क्वासी फ्लूइड नेचर की है, ना कि टोटली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसके स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटी की ऑफ मेम्ब्रेन सरफेस की, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन शो करती है। ये कुछ एक रिकॉग्नाइजेशन सेंटर के लिए, कुछ एक के अंदर एंटीजेंस के लिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट देना, रिसेप्टर प्रोवाइड करवाना, ये सब क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटी है। वो किस वजह से, मैंने आपको बताया था, एक्सटेंसिव प्रोटीन के ऊपर जो ओलिगोसैकेराइड बाइंड करते हैं वो इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पिक्यूलियरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस थे बेटा जो इस मॉडल के सारे जो भी इसने अपने पोस्टुलेट्स थे उनको प्रूव करती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था देन द लेमिलर मॉडल। ठीक है, उनसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था और सारे मॉडल से। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल, लेमिलर मॉडल के अकॉर्डिंग भी बताया, फ्लूइड मोज़ेक के अकॉर्डिंग भी बताया। अब हम लास्ट देखते हैं
कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन स्टडी की, देन हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन आता है बेटा कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तो जो सेल है उसका इंटरनल प्रोटोप्लाज्म है वो बाकी सेल से सेपरेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। दूसरी बात, इसके सेल के अंदर भी अलग सारे बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया का कंपार्टमेंट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये गोल्जी एप्रेटस का है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी सेल ऑर्गन्स की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है दूसरे पार्ट से। तो यहाँ पे अलग अलग जो कंपार्टमेंट बने दे आर ऑल्सो फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन क्या होगा बेटा, ये सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करती रखती है। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम आता है। इसके अलावा बेटा डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के बीच में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिफरेंट सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज ऑल्सो कैपेबल बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्या कहेंगे, इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस बिटवीन टू सेल्स और within the cells between its organ। इसके ऑर्गेनेली के बारे में बीच में और दो सेल्स के बीच में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा गैप जंक्शंस होते हैं। इसके अंदर जो गैप जंक्शंस होंगे उनकी वजह से दो सब्सटेंस के, दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है जिसके थ्रू सब्सटेंस को मूव करवा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो बायोमेम्ब्रेन है वो डिफरेंशियल परमेबिलिटी और रिटेंटिविटी के लिए एक्सप्लेन करती है कि किस सब्सटेंस के लिए परमेबल होगी, किसके लिए नहीं। तो बेटा हम नेक्स्ट कि स्पेसिफिक सब्सटेंस जो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से पर्टिकुलर रिसेप्टर की तरह काम करेगा, रिकॉग्नाइजेशन सेंटर की तरह काम करेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ सब्सटेंस हैं बेटा जो एंटीजन बाइंडिंग के लिए एंटीजन स्पेसिफिसिटी, हम क्या कहेंगे, एंटीजन स्पेसिफिसिटी है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। मेम्ब्रेन के पास कुछ एक कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैरियर प्रोटीन की वजह से हो पाएगा। सेल मेम्ब्रेन के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि एटीपीएज हो गया, फोस्फेटेज हो गया, ये एंजाइम्स डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हैविंग एंजाइम्स और इन एंजाइम्स का अलग अलग रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बल्क में भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सब के थ्रू। और जो नर्व सेल्स होती हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन में रोल प्ले करती है। इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, लेकिन कौन सी सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर। नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। और कुछ सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने का, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सम सेल्स आइदर डेवलपिंग एंडुलेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडुलेशन के थ्रू कुछ सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो ये कुछ फंक्शंस थे। अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन में लगा लो, सेल के प्रोटेक्शन में लगा लो, कम्युनिकेशन में लगा लो, या एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस में लगा लो, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है, इन सब के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम ये पढ़ेंगे बेटा, ये लास्ट नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, की मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी करें और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।